बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज गुल खान बहुत खुश था। उसने टेस्ट में पहली पोजीशन हासिल की थी। वो जल्दी से ये खुशी अपने वालिदैन के साथ बांटना चाहता था। छुट्टी होते ही वो तेज तेज कदम बढ़ाते हुए अपने घर की जानिब रवाना हुआ। वो मोहल्ले से कुछ ही फासले पर था कि वहाँ एक क़यामत सुगरा बर्पा हो गई। उसके वालिदैन और बहन भाई अबदी नींद सो चुके थे। उसके घर समेत कई मकानात पूरी तरह मुनहदम हो चुके थे। बहुत से अफराद जख्मी थे। ड्रोन हमले ने काफी बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई थी। गुल खान की मासूम आंखों के लिए ये मंजर बहुत दिलखराश था। बेगुनाह वालिदैन और बहन भाइयों के कफन दफन के बाद वो करीबी गांव में अपने चचा के यहाँ मुंतकिल हो गया। पूरा एक माह गुजर गया, गुल खान स्कूल नहीं गया। उसका दिल पढ़ाई से उचाट हो चुका था। एक दिन वो शहर किसी काम से रवाना हुआ तो रास्ते में उसे उसका एक दोस्त वली खान मिला, जो उसका हम जमात भी था। गुल खान, मुझे तुम्हारे दुख का एहसास है। मेरी तरफ देखो, मेरा बूढ़ा बाप भी उसी हमले का शिकार हुआ, लेकिन मैंने तालीम नहीं छोड़ी। वली खान के समझाने पर भी गुल खान किसी तरह तालीमी अमल जारी रखने के लिए राजी ना हुआ। अब वली खान को दिन रात अपने प्यारे दोस्त की फिक्र लाहक रहती। वक्त गुजरता रहा और वली खान तालीमी मनाजिल तय करता हुआ यूनिवर्सिटी तक जा पहुंचा। उधर गुल खान के दिन आवारगी में गुजरने लगे। जब वो जरा जवान हुआ तो चचा ने भी मुंह फेर लिया। वो गुल खान, जिसे उसका चचा अपने भाई की निशानी समझकर बड़े चाव से अपने घर लाया था, अब उसी पर गुल खान एक बोझ बनने लगा। रोजाना किसी न किसी बात पर चचा का अपने भतीजे से झगड़ा हो जाता। अब तो गुल खान की चच्ची ने भी उसे अपने घर में रखने से साफ इनकार कर दिया। यूं गुल खान चचा के घर को खैर आबाद कहकर शहर की तरफ रवाना हो गया। वो बस में बैठा सर झुकाए अपने ख्यालों में गुम था कि एक शख्स ने निहायत शफकत से उसका हाल पूछा। बेटा, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। तुम्हें इस वक्त दो किस्म की परेशानियों का सामना है। एक परेशानी बेरोजगारी की और दूसरी परेशानी अपने घर वालों की अजियतनाक मौत की। अजनबी शख्स ने उसे दिलासा देते हुए कहा। फिर कुछ देर खामोशी के बाद अजनबी बोला, मेरे पास तुम्हारी इन दोनों परेशानियों का हल मौजूद है। क्या हल है, मुझे भी बताएं ना। गुल खान ने बेकरारी से कहा। इसका हल है इंतकाम। अजनबी शख्स ने दबे लहजे से कहा। इंतकाम किससे और कैसे? गुल खान बोला, बेटा, जिन्होंने तुम्हारा घर उजाड़ दिया उनसे इंतकाम लो। ड्रोन हमले करने वालों को सबक सिखाओ। अगर इंतकाम के रास्ते पर तुम्हें मौत ने आ लिया तो तुम शहीद बन जाओगे। तुम कल इस पता पर आ जाना, हमारे अमीर तुम्हें जन्नत का टिकट देंगे। अजनबी शख्स से पता लेते हुए खुशी खुशी कल आने का वादा किया। दूसरे दिन गुल खान इंतकाम और जन्नत के टिकट का ख्वाब आंखों में सजाए बुलंद पहाड़ों के दामन में जा पहुंचा। उसने देखा कि वहां उस तरह की छोटी उम्र के कई लड़के तरबियत हासिल करने में मसरूफ थे। कोई बंदूक की नाली साफ कर रहा था और कोई रॉकेट लॉन्चर फायर करने का तरीका सीख रहा था। कुछ अरसा गुजरने के बाद गुल खान पूरी तरह इस माहौल में रच बस गया। अब उसे दिन रात शहादत की तड़प मगलूब करती रहती। तरबियत के आखिरी मरहले पर उसने खुदकश जैकेट पहनना और उसे ब्लास्ट करना भी सीख लिया था। एक दिन अमीर ने उसे एक मिशन पर रवाना किया। ये मिशन यूनिवर्सिटी ग्राउंड में खुदकश धमाका करना था। आहिस्ता आहिस्ता उसके कदम यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ने लगे। उसने खुदकश जैकेट के ऊपर एक अच्छी किस्म का कोट पहन रखा था। उसने अपने दाहिने हाथ में चंद अंग्रेजी की किताबें भी पकड़ रखी थीं। यूनिवर्सिटी गेट पर किसी ने भी उसे ना रोका। जब वो ग्राउंड में पहुंचा तो वहां इस्लाम का प्याम अमन के उन्वान से एक कॉन्फ्रेंस जारी थी।
وہ شرکا کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ جیکٹ بلاسٹ کرنے والے بٹن پر رکھ دیا۔ اتنے میں اس کی نظر اسٹیج پر کھڑے ولی خان کی جانب پڑی، جو وہاں پر استاد کی حیثیت سے خطاب کر رہا تھا۔ بھولی بسری محبت نے انگڑائی لی، اس نے اپنا ہاتھ بٹن سے اٹھا لیا۔ پھر اس خیال سے کہ دنیا کی محبت اس کے شوق شہادت میں رکاوٹ نہ بن جائے، اس نے دوبارہ اپنا ہاتھ بٹن پر رکھ دیا۔ اتنے میں ولی خان کے یہ الفاظ اس کے کانوں میں پڑے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ یہ سنتے ہی یکا یک اس کا ہاتھ بٹن سے اٹھ گیا اور وہ ولی خان کی تقریر سننے لگا۔ بھائی جان، آپ کھڑے کیوں ہیں؟ بیٹھ جائیے نا، ادھر آئیے، یہاں کرسی خالی ہے۔ ایک طالب علم کی محبت آمیز گفتگو نے اسے بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ اسلام میں بے گناہ لوگوں کو قتل کرنا حرام ہے۔ پروفیسر ولی خان کی اس بات نے گل خان کے ضمیر کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ کیسا مشن ہے، یہ کیسی شہادت کہ جس میں بے گناہ لوگوں کو لہو میں نہلانے چل نکلا ہوں۔ اس طرح کے ان گنت سوال اس کے دل کے دروازے پر دستکیں دینے لگے۔ پروفیسر ولی خان کی تقریر ختم ہوئی۔ گل خان نے دور ہی سے اس کا دل میں شکریہ ادا کیا اور وہاں سے اٹھ کر چل دیا۔ سب سے پہلے اس نے خودکش جیکٹ کو ناکارہ بنا کر ضائع کر ڈالا، پھر اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنے کے بعد پروفیسر ولی خان کے پاس جا پہنچا۔ ولی خان اپنے بچپن کے دوست کو مل کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنے دوست کی خوب خاطر تواضع کی۔ گل خان نے اپنے دوست کو اپنی ساری داستان سنائی اور یہ بھی بتایا کہ کیسے اس کی تقریر نے اس کے دل کی دنیا بدل دی۔ ولی خان اپنے دوست کی اس مثبت تبدیلی پر بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنے دوست سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے لیے کوئی کام تلاش کرے گا تاکہ زندگی آسانی سے گزاری جا سکے۔ چند ہفتوں کے بعد گل خان کو اپنے دوست کی وساطت سے یونیورسٹی میں نوکری مل گئی۔ انہوں نے پولیس کو بھی تربیتی مرکز کے بارے میں بتا دیا، جس نے بڑے پیمانے پر کارروائی کر کے وہاں لوگوں کو گرفتار کر لیا اور تربیت حاصل کرنے والے نوجوانوں کی سوچ کو مثبت رخ دینے کے لیے خصوصی مراکز میں بھیج دیا۔